बायो क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल आप जानते होंगे, बायोलॉजी में सेल का क्या मतलब है। बायोलॉजी में सेल का मतलब है जो यूनिट ऑफ लाइफ है, जिससे कि पूरी बॉडी बनी हुई है, उस यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा सेल चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जिन्हें इस बारे में नहीं पता है उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके इस ऑनलाइन क्लासेस की। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर द सेल। और चैनल को ऑनलाइन ही वॉच करिएगा बच्चों। पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये नाम याद रहेगा, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी मदद से की थी? माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1965 में, तब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया किसमें? सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क में। कॉर्क क्या होती है? ये ट्री का जो बार्क पार्ट होता है ना, ट्री होती है, मेन ट्री, उसका जो ट्रंक रीजन होता है, उसका जो ब्राउन पार्ट बाहर होता है, ब्राउन पार्ट देखो, थिक ब्राउन पार्ट होता है, ये डेड सेल्स होती हैं। इन डेड सेल्स को, ट्री के बार्क पार्ट को, इन्होंने छोटी छोटी स्लाइसेस में काटा। ठीक है, छोटे छोटे स्लाइस में काट करके फिर इसको माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये एक हनी कॉम्ब का, जैसे मधुमक्खी के छत्ते टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर्स जो थे इस तरह के थे, वॉल्स थे इसमें और बीच में खाली जगहें थी। ठीक है, तो ये जो वॉल्स थे और बीच में खाली जगहें थी, ये एक एक क्या था? ये एक एक सेल था। ठीक है, और ये डेड सेल्स थी, ये लिविंग सेल्स नहीं थी, ये डेड सेल्स थी। और ये जो कंपार्टमेंट्स के जो वॉल थे, यही सेल की वॉल्स थी, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल में सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसे देखा। सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक सेल ही ऐसा है जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो होता है एग सेल। जो एक अंडा होता है, एक एग होता है किसी का भी, वो क्या है? एक सिंगल सेल है। तो हम हेन के एग को ऐसे देख सकते हैं, सिंपल नेकेड आई से देख सकते हैं, वो क्या है? सिंगल सेल है। तो ये एग सेल ही एक ऐसी सेल होती है जिसको कि हम विदाउट एनी एड हम आंखों से देख सकते हैं। सेल के नंबर्स अलग होते हैं, शेप अलग अलग तरह की होते हैं, उनकी साइजेस अलग अलग तरह की होती हैं। जो लिविंग बीइंग है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स, अगर हम एक घर की बात करें तो एक घर किससे बना होता है? ईंटों से बना होता है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई? ईंट हो गई। उसी तरह से कोई बॉडी है तो वो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल नंबर, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कई सेल्स, मतलब सैकड़ों सेल्स से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, सैकड़ों सेल्स से मिलकर बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। प्लांट्स हैं या जो हम कीड़े मकोड़े देखते हैं, उनकी बॉडी भी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते हैं। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको
जिनकी बॉडी सिंगल सेल, एक ही सेल से बनी होती है, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो डायग्राम दिया हुआ है अमीबा का और पैरामीशियम का, ये एक सेल है, ठीक है। जो डायग्राम दिखाया गया है ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो है, ठीक है। इतने बड़े ये नहीं होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम चारों ओर देख पा रहे हैं आंखों से, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अर्थवॉर्म, ह्यूमन बीइंग और जितने भी आप देख पा रहे हो वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि अमीबा है, अमीबा में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कहते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अमीबा है इसके एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं। तो क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। दीज ऑल प्रोसेसेस दे आर कैरिंग विद इन वन सेल ओनली, ठीक है। और ये कैप्चर भी करते हैं फूड को, ये सिंगल सेल से ही सब काम कर रहे हैं, चाहे हम अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें या यूग्लिना की बात करें। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, मल्टी सेलर हैं, उनमें हर एक फंक्शन को करने के लिए, जैसे डाइजेशन को करने के लिए, रेस्पिरेशन को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। अलग अलग पार्ट्स ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे में क्या है, डाइजेशन का एक अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन का अलग सिस्टम है। रेस्पिरेशन में नॉस्ट्रल से एयर्स जाती हैं, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी। तो ये अलग सेल्स, सब ऑर्गन्स की सेल्स अलग अलग हैं जो कि ये फंक्शन कर रही है। लंग्स जो है वो डाइजेशन का काम नहीं करेंगी, स्टमक जो है वो रेस्पिरेशन का काम नहीं करेगा। तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, फॉर पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। So the group of cells which are doing a particular type of work, same type of work, such group of cells are known as what? They are known as tissues. Okay. So different tissues, they in turn they form the organs. Okay. सेल शेप, सेल नंबर की बात हो गई। सेल शेप, सेल का शेप भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल का शेप डिफरेंट होता है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा दूसरा था, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दूसरा था। इसके अलावा मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, उनके अंदर भी जितनी सेल्स हैं सब एक ही स्ट्रक्चर के नहीं हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ सेल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो कुछ सेल्स स्फेरिकल होती हैं, जैसे कि हमारी ब्लड वाली सेल है वो स्फेरिकल है, ऐसी है। जो मसल सेल है, मसल्स वाली सेल है वो ऐसी हैं, स्पिंडल शेप हैं। और नर्व सेल्स हैं, नर्व्स जो बनाती हैं, जो मैसेजेस को ट्रांसफर करती हैं हमारी बॉडी में। नर्व सेल्स क्या कहते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर, कोई चीज़ हमें गर्म लग रही है, छूते हैं तो गर्म लगती है, ये हमें सेंसेशन होता है, या ठंडी लग रही है या चोट लग रही है। तो जितने सेंसेशंस होते हैं ये ट्रांसफर किसके द्वारा होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स द्वारा होते हैं जिसे हम कहते हैं नर्व सेल। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये ब्रांच्ड सेल्स होती है। तो बहुत सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, एक ही इंसान में, और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यूबॉइडल हो सकती है, क्यूब शेप की हो सकती है, फाइबर शेप की हो सकती है, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब कि इस तरह की भी हो सकती है, पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती है। अमीबा जो होता है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। अमीबा कोई ऐसी जेली वाली चीज, जैसे जेली होती है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसी तरह अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसमें इनके जो स्ट्रक्चर है वो लगातार चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें ये जो
फॉल्स फूट, ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फूट या स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, तो इसको फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया करता क्या है, ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट का काम करता है, ठीक है, मूवमेंट का काम करता है। इसके अलावा ये जो है वो फूड को कैप्चर करने का काम करता है। कैसे, जैसे कि कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट का काम करेगा। ये बनते हैं, ये एक जिस तरफ इनको मूव करना रहता है उस तरफ पूरी बॉडी सीडोपोडिया बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है और इस तरह से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये बनते भी हैं फिर डिसअपियर होते हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट होता है, तो इस तरह से ये बनते जाते हैं। इसके अलावा अगर फूड को कैप्चर करना होता है, जैसे यहाँ पे कोई फूड है, इसे कैप्चर करना है, कोई बैक्टीरिया है, इसे खाना है ऐसे, तो ये स्यूडोपोडिया दोनों ओर से आकर के इसको कवर कर लेते हैं, फिर ये दोनों स्यूडोपोडिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फूड बॉडी के अंदर हो जाएगा, उसके वैक्यूल में हो जाएगा। तो ये काम है स्यूडोपोडिया का, ठीक है। हमारी बॉडी में भी कुछ एक ऐसी सेल है जिसे कहते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये इन सेल्स का स्ट्रक्चर भी अमीबा की तरह ही होता है, सिंगल सेल होती हैं और इनका स्ट्रक्चर भी अमीबा की तरह होता है और इनका शेप भी लगातार चेंज होता रहता है, जैसे अमीबा का स्यूडोपोडिया की वजह से चेंज होता है। WBCs का हमारी बॉडी में क्या काम है, WBCs डिफेंस का काम करती है बॉडी में, ठीक है, ये जर्म से फाइट करती हैं। नर्व सेल्स बता दिया गया, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, सेल की साइज। सेल की साइज भी बहुत वेरी करती है, जैसे कि बैक्टीरिया की साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल अब तक जो नोन है वो है PPLO। ये एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ये एक अलग ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा है, जिसका एक टाइप का माइकोप्लाज्मा कौन, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनके साइज 0.1 माइक्रोन होती है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो पूछा जाए आपसे कि स्मॉलेस्ट सेल नोन अब तक कौन है, तो दैट इज PPLO, विच इज द टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल नोन कौन सी है, दैट इज ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, जिसकी साइज डायमेंशन क्या है, 170 × 130 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई में। साइज ऑफ सेल जो होती है वो बॉडी के साइज के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि चूहे की जो सेल होगी वो छोटी होगी और हाथी की सेल जो होगी वो बड़ी होगी, वो बॉडी के साइज पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये निर्भर करती है कि उसका फंक्शन कैसा है, उस सेल्स के फंक्शंस क्या हैं। जैसे अभी हमने बात की थी नर्व सेल और ब्लड सेल्स, तो नर्व सेल्स जो होती हैं, नर्व सेल्स को मैसेज को ट्रांसफर करना होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना होता है, तो ये भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक एंड से दूसरे एंड, मतलब कि इनको लंबा होना पड़ेगा। तो ऐसी सेल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। तो ये साइज ऑफ सेल वो बॉडी साइज पे डिपेंड, एनिमल या प्लांट की बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी हमने बताया कि सारे ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेशल काम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अगर हम लिवर लें तो लिवर ऑर्गन है, इसके अंदर जो है डिफरेंट टिश्यूज हैं, ठीक है, और इस टिश्यूज में एक टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं जो एक तरह का काम कर रही हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, दैट इज सेल। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल, सेल एक सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं।
सबसे बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेल है तो इसमें बाहर की ओर की जो कवरिंग होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्लांट सेल्स में पाई जाती है, दोनों तरह की सेल्स, मतलब कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम एग को बॉईल करते हैं, हेन एग को बॉईल करते हैं, तो उसका पहले ऊपर शेल हटा दिया जाता है, जो कैल्शियम का शेल होता है, उबालने के बाद हटा देते हैं। उसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई देती है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या काम करेगी, ये कंट्रोल करेगी क्या सब्सटेंस अंदर आए सेल के और कौन से सब्सटेंसेस बाहर जाए सेल से। अगर इसे आपको देखना है तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। इसमें से प्याज को जब हम छीलते हैं, प्याज के अंदर की जो खाने वाला पार्ट होता है, उसको जब उसके लीव्स निकालते हैं, अंदर की कवरिंग्स होती है ना, कई लेयर्स में होते हैं, तो जिसको निकालते हैं तो उसमें से कुछ मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है अंदर से, ठीक है, जो लेयर्स होती है उसमें से मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो अगर हम निकाल लें और उस मेम्ब्रेन को, प्याज की जो मेम्ब्रेन निकल रही है ना घर से, उस मेम्ब्रेन को रख दिया जाता है कवर स्लाइड पे, और इस पे डाल दिया जाता है मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डाल देते हैं कलर करने के लिए, ठीक है, ये ब्लू सॉल्यूशन है। अब इसको जो है वो हम कवर करते हैं, कवर स्लाइड एक स्लाइड होती है ग्लास की गोल, उसके ऊपर कवर कर देते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें जो बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेल के बाहर की कवर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है दैट इज नोन एज सेल वॉल, जो कि थिक कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाता है डेंस साइटोप्लाज्म, और सेंटर में एक रीजन आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से कलर करने पर मिथिलीन ग्रुप को, अनिल पील को क्या दिखाई देगा, आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और बीच में साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। सेल वॉल पाई किस में जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, और फंगस में पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर ये टफ लेयर होती है, रिजिड लेयर होती है, ये सेल के प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। टफ लेयर होती है इसलिए ये सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करती है। पाई जाती है प्लांट्स में, फंगस में, और बैक्टीरिया में। ये किसके चारों ओर पाई जाती है, ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म रीजन होगा, इसके चारों ओर पाई जाएगी क्या, सेल वॉल, ठीक है। इसका क्या काम है, प्लांट सेल्स में पाई जाती है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, प्लांट्स बाहर रहते हैं, उनको डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सबको झेलना होता है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए इनमें ये एक्स्ट्रा लेयर दैट इज नोन एज सेल वॉल ये पाई जाती है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, इसमें क्या, एक एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, टूथ पिक लेते हैं, ठीक है, टूथ पिक या मैचस्टिक, टूथ पिक या मैचस्टिक को लेकर के अंदर से चीक से सेल्स को
स्क्रैप करते हैं, अंदर की चीज के सेल्स को स्क्रैप करते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि आप हर्ट हो जाए, थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे तो उस मैचस्टिक पर सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, उस मैचस्टिक या जो टूथपिक है उस पर सेल्स आ जाएंगी। अब इसको वाटर में, थोड़े से वाटर में इसको डिजोल्व कर लिया जाता है, फिर इस पे थोड़ा सा डाई डाल देते हैं, आयोडीन डाई डाल देते हैं, या फिर मिथिलीन ब्लू भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको हम माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह की कुछ ओवल सेल्स होती हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, सेल जो बाहर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस में दिखाई देता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर घिरा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट जिसको डिनोट किया गया है ऑरेंज कलर से, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट जो जेली स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत से हमें यूनिट्स दिखाई देते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं, इन फंक्शंस को ये करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स भी कहाँ पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। ये ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, भी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जेली लाइक पार्ट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में होता है जो कंट्रोल करता है सेल को, कंट्रोलिंग बॉडी है सेल की, और ये चारों ओर घिरी होती है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो कैरी करता है जीन्स को। ठीक है, कैरी करता है जीन्स को। डीएनए का फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी रिबो रिबो न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए, इनमें इस पे होता है जीन्स जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। जो कैरेक्टर्स हमें फादर मदर से मिलते हैं वो पाए किस पे जाते हैं, डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं थ्रेड लाइन, ये क्या है, डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये पोरस होती है, इसमें बीच बीच में छेद होते हैं, पोरस होती है। ये इसलिए पोरस होती है कि कुछ मटेरियल्स जो हैं साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस में जा सके, और कुछ मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके, इसलिए ये पोरस होती है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं डीएनए। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, गोल बॉडी यहाँ पे दिखाई गई है, ये गोल बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसमें पाया जाता है आरएनए, रिबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें पाया जाता है आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड नहीं, केवल रिबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म, ये पाया जाता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, इसके अलावा जो जो डीएनए है ना, ये मिलकर के ही, डीएनए मिलकर ही क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स हमें कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल ब्रेक होता है, डिवाइड करता है, तो
क्या बनते हैं, तो हमें क्रोमोसोम्स उस टाइम दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का होता है, इस तरह के रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। तो जीन्स जो है किस पे प्रेजेंट है, जीन्स इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग। सेल के अंदर हमने बात की थी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पूरे पार्ट को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या आ गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, प्रोटोप्लाज्म को ही लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल कहा जाता है। जो लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर सब आ जाएंगे, ऑर्गेनेल्स भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, प्लस न्यूक्लियस भी आ जाएगा। जीन हमने बताया, जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ये यूनिट है इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, चाइल्ड में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन कैरेक्टर्स को हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स किसके वजह से मिलते हैं, क्योंकि जीन्स हमें फादर मदर से मिलते हैं। कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जैसे कि आंखों का रंग, किसी का पेरेंट्स का ही ब्लैक है, बच्चों का ही ब्लैक है, या ब्राउन है, बच्चों का भी ब्राउन है। हेयर का सीधा होना, कर्ली होना, और भी बहुत से, स्किन का कलर, ठीक है, या शक्ल मिलना, ये सारे क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से ये पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं। अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनेल होता है दैट इज प्लास्टिड। ये प्लास्टिड कैसा है, ये बड़ा ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लास्टिड है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। एक प्लास्टिड के दो टाइप्स दिए हुए हैं आपने, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। तो ये एक पिगमेंट है, ये कलर है जो कि पाया जाता है किस ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, पता होगा आपको। तो ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है तब, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ये, इसके अंदर भी कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होते हैं, ये अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। जैसे कि फूलों का रंग होता है डिफरेंट, रेड, ब्लू, वाइट, ये किसके वजह से होता है, येलो, ये सब ये होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, तो ये लीव्स में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का होता है, रॉड शेप होता है, स्फेरिकल या रॉड शेप होता है। इनका ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में इनका काम होता है। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन में काम होता है, रेस्पिरेशन का काम क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि सेल जितने भी प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन है या एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन सारी प्रोसेसेस को कर सके, तो इसके लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में होता है। इसलिए इस ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होती हैं वो एक सेल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस, कुछ खाली थैली, कुछ खाली बैग्स होते हैं, ठीक है, खाली बैग्स होती है, बैग्स होती हैं जिनके अंदर वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक एनिमल सेल का, तो सबसे बाहर की लेयर इसमें क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होगी। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है गोल स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो डीएनए है, जो डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनेल है गोल्जी। इस टाइप के बैग स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल्जी होता है। राइबोसोम्स, थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सारे क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। प्लांट स्ट्रक्चर में हम देखें, प्लांट सेल में तो सबसे बाहर की लेयर प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, इसके अलावा जो बाहर की लेयर है वो है सेल वॉल। बाकी और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे इसमें, लेकिन इसमें बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जिसमें कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वाटर स्टोर होता है, विटामिन, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब स्टोर इसमें होते हैं। अब डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, दोनों को एनर्जी की जरूरत है। न्यूक्लियस भी दोनों में होगा। वैक्यूल, वैक्यूल किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और एनिमल में नहीं होते हैं, या फिर अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स ये दोनों में पाए जाते हैं। शेप प्लांट का फिक्स होता है क्योंकि इनमें सेल वॉल, टफ लेयर सेल वॉल की पाई जाती है। एनिमल सेल का शेप इरेगुलर होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। गोल्गी एपरेटस दोनों में पाए जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। साइज, प्लांट सेल की साइज बड़ी होती है और एनिमल सेल की साइज से कंपेयर करें तो छोटी होती है। सेल के टाइप्स, उनका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बेसिस पे सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब अर्ली सेल, जो बहुत डेवलप्ड सेल नहीं है, अर्ली सेल है, प्रिमिटिव सेल है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। Pro means primitive and carry-on means nucleus. Pro means primitive and carry-on means nucleus. तो जो primitive पुरानी न्यूक्लियस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे अभी हमने पढ़ा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो चारों ओर से ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये चारों ओर घिरा होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये साइटोप्लाज्म में इसी तरह से रहता है, ये घिरा नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एब्सेंट होती है। तो इसमें एक फिक्स्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म भी इसमें नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। वो इसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्डिंग से या फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑन अर्थ है। साइज क्या है? 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज इनकी छोटी होती है। यूकैरियोटिक सेल, जो सेल का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा वो क्या था? यूकैरियोटिक सेल। इसमें ट्रू कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, उसमें डीएनए पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका सेल कैसा है? यूकैरियोटिक टाइप का है। और इनका साइज भी इनसे बड़ा होता है। साइज इनका 10 से 100 माइक्रोमीटर या इससे भी बड़ा हो सकता है। प्लांट सेल में इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और सेल्स में। तो इतना ही पढ़ना था आपको इस चैप्टर में। अगर चैप्टर मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, आप वीडियो को 2-3 बार वॉच करिए तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि मिसिंग है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए, ताकि मैं उसको भी आगे के लेक्चर में उसको मैं कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, गुड, एक बार फिर से शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कई बार इस वीडियो को वॉच करें, जिससे आपको देखकर ही वीडियो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, गुड डे वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।